डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला वायरल पेपर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पे दिया है आपका अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। आगे देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अर्थशास्त्र का पेपर आपका 100 नंबर का होता है। आगे देखिए, हमें दिया है क्या निर्देश। देखिए, पहले निर्देश में क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग से 300 शब्दों में देना है। अब देखिए, चौथा नंबर निर्देश क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो ए ऑप्शन है उपभोक्ता का व्यवहार, बी ऑप्शन है उपभोक्ता का व्यवहार, और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, और डी ऑप्शन है कीमत निर्धारण। तो देखिए, कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो राष्ट्रीय आय जो है वो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होती है। ए ऑप्शन है वृद्धि होती है, बी ऑप्शन है गिरावट यानी कमी होती है, सी ऑप्शन है स्थिर रहती है, और डी ऑप्शन है अज्ञात रहती है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वृद्धि होती है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में होगी। ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है कम, सी ऑप्शन है बराबर, और डी ऑप्शन है शून्य। तो देखिए, जब औसत लागत की वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। तो ए ऑप्शन है औसत लागत, और बी ऑप्शन है सीमांत लागत, सी ऑप्शन है औसत परिवर्ती लागत, और डी ऑप्शन है अवसर स्थित लागत। तो देखिए, जो औसत स्थिर लागत वक्र होता है ये यू आकार का नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, देखिए क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होते हैं। तो ए ऑप्शन है कम क्रेता, बी ऑप्शन है पर्याप्त क्रेता, प्राप्त क्रेता विक्रेता, और सी ऑप्शन है अधिक क्रेता, और डी ऑप्शन है अधिक विक्रेता। तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अधिक क्रेता और अधिक विक्रेता दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी पर भी सही लगाइए, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, अधिक क्रेता और अधिक विक्रेता। जब अधिक खरीदने वाले और अधिक बेचने वाले होंगे तभी बाजार पूर्ण होगा। अब आगे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में
कहलाती है? ए ऑप्शन है संतुलन कीमत, बी ऑप्शन है मात्रा संतुलन, सी ऑप्शन है अधिपूर्ति और डी ऑप्शन है अधिमांग। तो देखिए यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में उसे अधिपूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अधिपूर्ति कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसने किया था? देखिए ए ऑप्शन है ए एम कीन्स द्वारा, बी ऑप्शन है पीगू द्वारा, सी ऑप्शन है वालरस द्वारा और डी ऑप्शन है पैरेटो द्वारा। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में जो स्थापित किए थे वो थे जे एम कीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जे एम कीन्स के द्वारा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सकल निवेश बराबर है। ए ऑप्शन है शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, बी ऑप्शन है शुद्ध निवेश गुणे मूल्यवान और सी ऑप्शन है शुद्ध निवेश भागे मूल्यवान और डी ऑप्शन है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यवान। तो देखिए जो सकल निवेश होता है शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास से होता है, तो यहाँ पे आप मूल्यह्रास के बराबर होता है। शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास के बराबर होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है वहाँ पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है? ए ऑप्शन है साख नियंत्रण, बी ऑप्शन है साख सृजन, डी ऑप्शन है नोटों का निर्गमन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो व्यापारिक बैंक का कार्य है वह साख सृजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? ए ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी ऑप्शन है मार्शल, सी ऑप्शन है जेबी से और फिर डी ऑप्शन है कीन्स ने। तो देखिए प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? कीन्स ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है यहाँ पे देखिए। देखिए प्रश्न 11 है कि सैटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए सैटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान हो रहे प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को सैटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। अब आगे देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए भारतीय संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। यद्यपि इसका संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफी वर्षों तक रहता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे देखिए। कह रहा है कि अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं? तो देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तब मुद्रा पुनर्मूल्यन होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है कि यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं तो क्या वह बंडल 10(8) और बंडल 8(6) के बीच तटस्थ हो सकता है? तो देखिए नहीं, उपभोक्ता दिए हुए बंडलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकता क्योंकि एक दिष्ट अधिमान की स्थिति में वस्तु 1 की मात्रा में तभी वृद्धि होगी जब वस्तु 2 की मात्रा में कमी होती है। केवल तभी उपभोक्ता तटस्थता की स्थिति में हो सकता है। अब आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए।
कह रहा है कि किसी फर्म का आगम क्या है। तो देखिए, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं के बदले उसे प्राप्त होती है उसे फर्म का आगम कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें क्रेताओं विक्रेताओं एवं फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की रूप की उपेक्षा कम होती है। दूसरा है, इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें भिन्न होती हैं। तीसरा है कि इसमें वस्तु विभेद होता है, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की बाजार मांग में अलग अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करती है। आगे देखिए हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए, समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पादन की खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत है। प्रायः यह संतुलन कीमत के ऊपर होती है। यह कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत, और दूसरा है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार मुद्रास्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद है पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है अधिमान वक्र क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। उसके बाद है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर समझाइए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको तैयार कर लेना है। हमारा जो इस पेपर से पहले मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सभी क्वेश्चनों का आंसर होगा। आगे देखिए हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारा कौन कौन सा प्रश्न आएगा, यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अधिकतम उच्चतम और अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। आरेखों की सहायता से समझाइए। यह क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके एक और दिया है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक एक क्वेश्चनों का आंसर लिखना है जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा एक और दिया है कि कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत की को विस्तार से समझाइए। तो इन दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा एक और दिया है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है। तो बस इसी प्रकार से पेपर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।